Hey guys, welcome again to the YouTube channel of 1psc.com. So ये 40 मिनट्स का वीडियो काफी ज्यादा एनालाइज करने के लिए, ठीक है। सो न्यू मंथ एंड न्यू सीरीज क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 पेंडेमिक के बाद हमारे गवर्नमेंट की, हमारे थिंक टैंक्स की जो अप्रोच है वो वेलफेयर इश्यूज को स्टडी करने के लिए वो ज्यादा इंक्लाइंड हो रही है, ठीक है। तो अब जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो वेलफेयर इश्यूज पे ज्यादा आएंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग उन आर्टिकल्स को अच्छे से एनालाइज करके आपको प्रेजेंट कर सकें। सो प्लीज हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और कोई भी हमारा लेक्चर जो है वो देखना मत भूलना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन बिकॉज दिस 40 मिनट्स वीडियो विल हेल्प यू कीप ahead in the competition. Fine. So let's start with our very first article. पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है क्रिमिनलाइजिंग वेलफेयर इश्यूज। तो इसमें बैगिंग को लेके, जो बैगरी है, जो बैगिंग है, उसको क्रिमिनलाइज करने की जब डिमांड रखी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को कैसे टर्न डाउन कर दिया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे इश्यूज, ऐसे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को वेलफेयर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजों को क्रिमिनलाइज करार करना चाहिए, ठीक है। तो इसका थीम अगर हम देखें तो बिफोर द लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर अडॉप्ट्स कोएर्सिव लीगल मेजर्स ए वेलफेयर रिस्पॉन्स शुड बी कंसीडर्ड। इसका बैकग्राउंड क्या था कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को टर्न डाउन कर दिया जो कि कह रही थी कि बैगिंग है ट्रैफिक लाइट्स पे, मार्केट में या पब्लिक प्लेसेस में, उसको क्रिमिनलाइज किया जाए क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो फैल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बड़ा ही राइटली ऑब्जर्व किया और यह कहा कि कंपेल टू बेग वाज अ सोशियो इकोनॉमिक इशू दैट कुड नॉट बी रेमेडिड बाय डायरेक्शंस ऑफ काइंड ओरिजिनली सॉट, so it requires a welfare response from the state to eradicate such misery from the country. Okay, so this order points to the largely ignored nexus between the coercive measures and the welfare issues. तो ये एक नेक्सस जो है किसी चीज को थ्रू क्रिमिनलाइज करके सॉल्व करना या थ्रू वेलफेयर रिस्पॉन्स के जरिए सॉल्व करना, तो इसने इसको बहुत ही अच्छे से इसको बैलेंस करके प्रेजेंट किया, राइट। सो व्हाट आर द सजेशंस टू इंप्रूव स्टेट्स एक्शन टुवर्ड्स द वेलफेयर एक्टिविटीज? तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राइटली ऑब्जर्व किया द स्टेट शुड कंसीडर whether the issue might be better suited to a welfare response। तो कोई भी इशू को हमें ये देखना चाहिए कि वो वेलफेयर रिस्पॉन्स के जरिए सही हो जाता है, तो अगर वो नहीं होता है तो ही हमें क्रिमिनलाइजेशन जैसा स्टेप जो है वो उठाना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इशू जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज थ्रू सोशो इकोनॉमिक चेंजेस वो सही हो जाए तो हमें क्रिमिनलाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है उस इशू को। कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं वेलफेयर इश्यूज की जो हम लोग ये देखेंगे। पहली थी हर्ष मंदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें कोर्ट ने यह कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ बेगरी अंडर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये काफी अच्छी लाइन है जो कि हम लोग सोशल जस्टिस के आंसर में यूज कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ बेगरी सर्व्ड ओनली टू इनविजिबलाइज बेगर्स। अगर हम लोग क्रिमिनलाइज कर देंगे बेगरी को तो उससे सिर्फ भिखारी दिखना बंद हो जाएंगे, लेकिन जो असली सोशल डेप्रिविएशन है, जो स्ट्रक्चरल डेप्रिविएशन है, जिनकी वजह से लोग फोर्सफुली बेगिंग की तरफ जो है वो मोटिवेट होते हैं, वो खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो हमें ऐसे स्ट्रक्चरल डेप्रिविएशंस को खत्म करना चाहिए। जैसे कि ट्रिपल तलाक को जब क्रिमिनलाइज किया गया तो मेन मकसद ये था कि उसके साथ जो डेप्रिविएशंस थी डाइवोर्स से वो खत्म की जा सके। तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सोशल जेंडर इनइक्वालिटी को, सोशल स्टिग्मा को, पोर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को। तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक था उसका भी मेन मकसद था कि डाइवोर्स के साथ जो एसोसिएटेड, जो रॉन्गफुल कंडीशंस एसोसिएटेड है उसको खत्म किया जा सके। तो अब हमें इसको सजेशन क्या थी कि जिससे कि ये सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सही हो सके। सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड पॉवर्टी मे फ्रीक्वेंटली मेक पीपल ससेप्टेबल टू एक्सप्लॉयटेशन whether through poorly paid, unpaid labor, trafficking, sex work or indeed begging। तो गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, ठीक है ना। वेल पेइंग एंड डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए सो दैट कि वो ऐसी सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और पॉवर्टी को साथ ही साथ में खत्म कर सके। तो प्रॉब्लम है सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन और पॉवर्टी, ठीक है। पोरली पेड एंड अनपेड लेबर,
अगर ये वाले इश्यूज जो है वो एड्रेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेगिंग जो है वो रूट से खत्म हो जाएगी। तो इशू को कभी भी अगर हम लोग गवर्नेंस के बारे में बात करें तो कोई भी इशू को हमें रूट कॉज उसका जरूर जानना चाहिए बिफोर acting upon that issue. Okay, so focusing on the welfare aspects of exploitative practices also shed light on structural forms of impoverishment. इससे रिलेटेड एक केस था सुहेल रशीद भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स केस। इसमें यह कहा गया, कोर्ट ने यह कहा गया कि बेगिंग जो है ना, इट्स एन एविडेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द सोसाइटी एट लार्ज। ये सिविल सोसाइटी का और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में घुसते जा रहे हैं। इससे हमारा जो राइट टू लाइफ जो कि आर्टिकल 21 में है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ जो आर्टिकल 21 में है, वो भी वायोलेट होता है। तो ये काफी अच्छा केस था, इसको आप मेंशन कर सकते हैं कई बार अपने सोशल जस्टिस या पॉलिटी के आंसर में। फाइन, और ये प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन? When evaluating the function or necessity of criminalization response to something that is essentially or even partly a welfare issue, it is crucial to question whose interest the laws does. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ भी अगर क्रिमिनलाइज करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि उस अप्रोच को थ्रू वेलफेयर अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और अल्टीमेटली इंटरेस्ट किसका सॉल्व करना है? बेगर्स का। तो बेगर्स के इंटरेस्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड नॉट जस्ट बाय क्रिमिनलाइजिंग देम। फाइन, तो अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका टाइटल है द हैकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, राइट। कि पेगासस है क्या? पेगासस एक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग स्पाईवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर क्या हुआ? स्पाई मतलब कि जासूस। तो ये एक ऐसा जासूसी सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, उसका जो एक्सेस है वो गेन कर लेता है, वो ले लेता है बिना आपकी नॉलेज के या बिना आपके परमिशन के, राइट। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इजरायली फर्म ने डेवलप किया था। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन है ना पेगासस, ये क्रिएट करता है थ्रू जीरो क्लिक अटैक्स। मतलब आपके साथ आपका फोन का कोई इंटरेक्शन होगा भी नहीं, ये फिर भी आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन गेन कर लेगा। Okay, so Pegasus infections can be achieved through so-called zero-click attacks, which do not require any interaction from the phone's owner in order to succeed. Okay, ये कोई ऐसा ईमेल नहीं आएगा कि आप उस ईमेल पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी डिवाइस है वो इन्फेक्ट होगा। ये ऑटोमेटिकली ये ऐसा एक स्पाईवेयर है, एक ऐसा मालवेयर है जो कि आपके डिवाइस को इन्फेक्ट कर देगा बिना आपकी परमिशन के, राइट। तो अगर ऐसा है तो इससे क्या होगा? हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि पेगासस को लेकर, पेगासस जो स्पाईवेयर है, ये काफी हमारे इंडिया की या वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को अफेक्ट कर रहा है, उनके इंपॉर्टेंट डेटा को, उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस आर्टिकल में ये लिखा कि वाई ओनली इंपॉर्टेंट पीपल। ठीक है, एक आम आदमी की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? है ना। तो इसमें यह कहा गया कि एक कॉमन मैन की भी जो सिक्योरिटी है वो इंपॉर्टेंट है, उसके भी राइट्स है, ठीक है, उसकी भी लिबर्टीज है। ओके, तो अगर हम लोग इसका बैकग्राउंड देखें तो इसमें यह लिखा है द यूज ऑफ सर्वेलेंस थ्रू पेगासस स्पाईवेयर हैज सीरियस implications for privacy. Okay, but the list of people targeted prima facie shows that the national security is a pretext to suppress political and societal dissent in India. This has raised doubts about the functioning of the democracy in India. So Indian democracy and undermining rule of law. तो इंडियन डेमोक्रेसी जब बनी थी, ठीक है, इट इज फाउंड विद द चेरिस्ड आइडियाज श्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या लिखा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट बिलोंग्स टू द पीपल एंड नॉट ओनली टू द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये पेगासस जो स्पाईवेयर है, इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने से ज्यादा हमें एक ऐसी चीज पे फोकस करना चाहिए जो कि होली सोली पूरे नेशन के लिए हो, ठीक है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ना हो। The government has a constitutional duty to protect the fundamental and human rights of its citizens, irrespective of who they are. Okay, even if the government is not complicit in the surveillance, it has miserably failed in discharging this duty. कौन सी duty? यही to protect people's privacy as well as their rights.
there is a clear evidence that the rule of law has been undermined. This reflects extremely poor governance. इस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि कैसी ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज है या रिपोर्ट्स हैं जो बात करती हैं ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारे डेटा को, हमारी प्रिवेसी को, हमारी फैमिली को, हमारी फैमिली की इंफॉर्मेशन को, हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज है। तो यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसकी इंडिया सिग्नेटरी भी है, ठीक है, उसका आर्टिकल 12 ये कहता है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रीली इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to protect of the rule of law against such interference or attacks. तो ये सेम बात जो है ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 17 में भी लिखी है। ओके, इवन रेजोल्यूशन 68/167 ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी ये कहता है, इट अफर्म दैट राइट्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफलाइन मस्ट आल्सो बी प्रोटेक्टेड ऑनलाइन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारी कोई राइट्स है, अगर हमारी प्रिवेसी ऑफलाइन है तो ऑनलाइन को भी, ऑनलाइन मोड में भी हमें हमारी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, राइट। एंड कॉल्ड अपॉन द स्टेट्स टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द राइट टू प्रिवेसी इंक्लूडिंग द डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इसमें इसकी बात की गई। तो ये जो है हमारा जो आईटी एक्ट 2021 है उसको भी ये वायलेट करता है। तो अब रिकमेंडेशंस दी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने। तो इन 2018 इट मेड फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन ऑन कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया नेटवर्क्स, जितने भी ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स की कौन, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनकी वॉइसेस को, इनकी आवाजों को एक एम्पलीफायर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट एम्पलीफाइज द वॉइसेस ऑफ ह्यूमन राइट डिफेंडर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द न्यू टूल्स टू डॉक्यूमेंट एंड एक्सपोज अब्यूजेस, right? And these powerful technologies offered the promise of improved enjoyment of human rights. अगर ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स जब कहीं ना कहीं जो अब्यूजेस हो रहे हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जब उसको सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उससे उस पे जब लॉज बनते हैं, जब उस पे एक्शंस होते हैं, तो इससे होता क्या है, अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस है वो कम होंगी और ह्यूमन राइट्स को जो लोग और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हमारी गवर्नमेंट की कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है, हमारे एंटरप्राइजेस की कैपेसिटीज भी इंक्रीज हुई है, हमारे इंडिविजुअल की कैपेसिटीज भी इंक्रीज हुई हैं, फाइन। और एक इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही थी, जो एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी, वो थी जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट में। तो उसने ये कहा कि जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट दैट मीट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैन बी वेरी हेल्पफुल, बट एट द सेम टाइम जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट इन ओवरसाइट शुड नॉट बी viewed as a panacea। इसका मतलब होता है solution और remedy for all difficulties और disease। तो हमें सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को ही, हमें जुडिशरी का ही वेट नहीं करना है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसने ये कहा था कि एक हमें इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी चाहिए जो कि हमारे इन प्रॉब्लम्स को, जो डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वाली प्रॉब्लम है, इसको चेक कर सके, ठीक है। तो अगर एक और बात की गई थी जो थी ऑन प्रोवाइडिंग ऑफ यूजर डेटा बाय कंपनीज। तो रिपोर्ट स्टेटेड दैट व्हेन अ स्टेट रिक्वायर्स दैट एन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोवाइड यूजर डेटा, इट कैन ओनली सप्लाई इट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिटिमेट रीजंस। जब हमारी गवर्नमेंट या हमारी स्टेट जब डिमांड करती है किसी टेक्निकल या डेटा प्रोवाइडर कंपनी से डेटा, तो जो कंपनी है उसको डेटा लेजिटिमेट रीजंस के लिए ही देना चाहिए, ओके। तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? An inquiry at the highest level under the supervision of judiciary is the optimal way forward in the Pegasus aftermath. If this does not take place, India will cease to call itself a democracy. तो हमें Pegasus spyware जैसे जितने भी malwares हैं, हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना के, राइट, अंडर जुडिशियल ओवरव्यू, हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, फाइन। तो प्रीलियम पॉकेट्स जो कि हम लोग सेपरेट डॉक्यूमेंट में, जिसमें हमारे हर हफ्ते का जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीलियम पॉइंट्स होते हैं न्यूज़पेपर में, वो सारे लिस्टेड रहेंगे उसमें, फाइन। अ साइकिल ऑफ लो ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने का। पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है के शेप्ड रिकवरी। अब के शेप्ड रिकवरी क्या है? अगर आप ये शेप देखें, ये के शेप है, फाइन।
तो अब ये के शेप रिकवरी है क्या? के शेप रिकवरी का मतलब है कि आफ्टर रिसेशन different sectors of the economy reviving with different pace, time and magnitude. अलग अलग सेक्टर्स इकोनॉमी के, ठीक है, अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम से रिकवर कर रहे हैं। ओके, तो ये इसका थीम अगर हम देखें तो इसमें लिखा है अनलेस पॉलिसी एक्शन एंश्योर्स हाई डिमांड एंड ग्रोथ इंडिया विल कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ के शेप रिकवरी। अगर हमारी पॉलिसी जो है वो हायर डिमांड एंड ग्रोथ की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो इंडिया जो है वो के शेप रिकवरी के पाथ पे चलता रहेगा। मतलब कुछ सेक्टर्स जो है इसके वो रिकवर करेंगे, कुछ अभी नहीं बाद में रिकवर करेंगे, कुछ बहुत बाद में रिकवर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा रहेगा। तो बेसिकली अभी हमारी कंट्री जो है वो डिमांड कर रही है पैसा ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। अभी डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स है हमारे कंट्री में, तो अभी इसी चीज पे ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया है। हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। इन द रीसेंट टाइम्स राइट लीनिंग इकोनॉमिस्ट वो होते हैं जो ये कहते हैं कि इकोनॉमी अपनी आप जो है वो रिवाइव कर लेगी, इसमें गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत मिनिमल रहना चाहिए, जो इकोनॉमी है वो अपने आप रिवाइव करेगी। तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग विद द इकोनॉमी एंड दैट इट विल रिवाइव बाय इटसेल्फ। जैसे कि आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन द इकोनॉमी रिबाउंड वर्ल्ड वाइड एंड सो विल इट विद अस, ठीक है। लेकिन ये जो इनका जो पॉइंट है, ये 4 ऐसे अकाउंट्स पे फेल होता है। वो कौन कौन से हैं 4 ऐसे फैक्टर्स, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, क्यों गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी है इकोनॉमिक रिकवरी के? तो पहला फैक्टर जो है वो है के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसने की डिमांड को क्रिएट किया था, लेकिन अभी ऐसी कोई भी वॉर नहीं हो रही जिससे कि डिमांड क्रिएट होगी। ओके, साथ में ही कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो हमारे वर्ल्ड की जो डिमांड है उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन आई है। क्यों? क्योंकि जॉब्स लॉस हुआ है, ठीक है, जिनकी जॉब्स हैं उनके पे कट्स हुए हैं। तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि अल्टीमेटली जो डिमांड साइड में काफी ज्यादा रुकावट आई, राइट। तो अभी क्या है कि हमारी गवर्नमेंट को कई सारे जो है ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जिससे कि वो पैसा ग्राउंड लेवल तक पहुंचा सके, जिससे लोगों के पास पैसे आ सके और वो दोबारा से डिमांड क्रिएट कर सके, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है in the COVID-19 pandemic has resulted the demand destruction. This is because many jobs have been lost and even where the jobs were retained there have been pay cuts. Both of these trends were confirmed in the Central for Monitoring in Indian Economy and other surveys. ये सारा कुछ जो है वो मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और सर्वेज में बताया जा रहा है, ठीक है। टू काउंटर डिमांड डिस्ट्रक्शन द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी। तो इसी लाइंस पे इंडिया को भी बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे हमारी इकोनॉमी को दोबारा से स्टिमुलेट करने के लिए। इंडिया का जो इंडिया एक्सपोर्ट्स भी इतना नहीं कर पा रही है क्योंकि फ्रेट कॉस्ट अप्रिशिएट हो चुका है। तो इंडिया जो है वो इतने अच्छे से compete नहीं कर पा रहा है ग्लोबल डिमांड में भी। सेकंड फैक्टर इन्फ्लेशन। अब इंडिया जो है वो सफर कर रहा है फ्रॉम स्टैग्नेंट ग्रोथ टू लो ग्रोथ इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। क्यों? पहला जो वजह है इन्फ्लेशन का बढ़ने का वो है कॉम्बिनेशन ऑफ हाई कमोडिटी प्राइसेस। जो हमारी कमोडिटी है जैसे कि दाल, चावल, आटा या जितने भी हमारे कमोडिटीज हैं जो कि ट्रेडेड कमोडिटीज हैं, इनके प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। और दूसरा हाई एसेट प्राइस इन्फ्लेशन caused by the ultra loose monetary policy followed across the globe। अब इंडिया जो है वो इतनी लूज मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉलो नहीं करता है। अब वर्ल्ड जो है वो लूज मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो काफी ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। लेकिन पैसा लगा रहे हैं वो, लेकिन उससे हमारी जो एसेट्स हैं, जो कंपनी के एसेट्स हैं, उनके प्राइजेस में बढ़ोतरी नहीं आ रही है, ठीक है। तो कंपेयर टू द डेवलप्ड कैपिटल मार्केट such as that of the United States, India has a relatively low market capitalization। इंडिया की जो शेयर मार्केट है जैसे बीएससी, एनएससी, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अमेरिका से काफी कम है। तो अगर इसमें पैसे अगर बाहर के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि पैसे तो आ रहे हैं लेकिन जो इनके एसेट्स हैं वो उनके प्राइस नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी कंट्री जो है वो उसको नहीं सह पाती, तो इन्फ्लेशन जो है वो और बढ़ती है। सेकेंड फैक्टर जो है वो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स।
अब सप्लाई साइड में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। एसेंशियल गुड्स हैव इंक्रीज्ड इन कॉस्ट ड्यू टू scarce supply because of these bottlenecks caused by the COVID-19 and reactionary measures enforced. Okay, टैक्सेस की वजह से या फिर सेस की वजह से या आप कह सकते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, उसकी वजह से जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा सामने आए हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो है इंडिया टैक्सेशन पॉलिसी ऑन फ्यूल। फ्यूल हम सबको पता है काफी ज्यादा उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फ्यूल जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो द इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस विल आल्सो लीड टू अ राइज इन वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होंगे और वेजेस की भी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उससे भी जो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे। RBI is infusing massive liquidity into the system by following an expansionary monetary policy through the GSAP और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम क्या है ये सब आप कमेंट में बताएंगे। ओके, तो गवर्नमेंट ने, हमारी आरबीआई ने भी काफी ज्यादा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आरबीआई जो है एकोमोडेटिव मॉनेटरी स्टांस ले रही है, मतलब उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया भी नहीं, सो दैट कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर सके। द थ्रेट ऑफ राइजिंग रेट्स इन द क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर है, तो अल्टीमेटली जो है वो इन्फ्लेशन को सपोर्ट, सपोर्ट नहीं, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की तरफ वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर क्या है, इंटरेस्ट रेट्स। The only solution for the central banker to limit rising inflation is through tightening liquidity and further pushing the cost of money. तो एक आरबीआई के पास एक ही ऐसा औजार है जिससे कि वो इन्फ्लेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो है इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, ठीक है, इज टू टाइटनिंग लिक्विडिटी। लेकिन इसमें ये लिखा है कि however there is a less spending by the consumers and investments by the corporates। तो इंटरेस्ट रेट्स को भी कम करके एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग लाके, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारी फिस्कल स्टिमुलस जो है वो हमारी इकोनॉमी को दे सकता है। फोर्थ फैक्टर जो कह रहा है राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो हमारे जो स्मॉल और मीडियम स्केल सेक्टर्स हैं दे आर फेसिंग अ मिक्स, राइट। तो कि इसमें है क्या कि मिक्सी मूवमेंट के में एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनके प्राइस जो है वो कम हो गए हैं, ठीक है। और अब हमारी क्षमता जो है बैंक को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करने की वो भी अल्टीमेटली कम हो गई है। तो मिक्सी मूवमेंट मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ एसेट प्राइसेस। सेवरल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव कोलैप्स्ड इन द लास्ट 18 मंथ्स इन इंडिया, जैसे कि पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। लोग जो है वो क्रेडिट जिन्होंने दिए हैं वो रिटर्न नहीं कर पाते या लेना बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो बैंक्स के जो अकाउंट्स हैं, बैंक्स की जो बुक्स हैं, उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ता है, राइट। तो इसका जो मैसिव एग्जांपल है वो हमें देखने को मिलता है रियल एस्टेट सेक्टर में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक है। अब कंक्लूजन हम इसका देखेंगे। द इंडियन इकोनॉमी इज इन अ विशियस साइकिल ऑफ लो ग्रोथ एंड हायर इन्फ्लेशन। इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशंस, इंडिया विल कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ K-shaped recovery, where large corporates with low debt will prosper at the cost of small and medium sectors. Fine. तो इंडिया में अभी फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत है, ठीक है, ताकि हमारा हर एक सेक्टर इक्वली ग्रो कर सके। इससे हमें काफी ज्यादा जो है हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने का चांस मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो बता रहा है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट इवन रिस्ट्रिक्टेड टू अ वीक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था रिनेसांस के टाइम पे, तब इंडस्ट्रीज ने पाउडर्ड मिल्क, बॉटल्ड मिल्क, इन सबको काफी प्रमोशन किया और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ एक स्टिग्मा लग चुका था। तो उसका एंड रिजल्ट ये आया कि अंडर नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन, ये सब बच्चों में देखने को मिली। इवन की वुमेन की हेल्थ पे भी इस पे इफेक्ट दिखा। तो यूनिसेफ ने इससे रिलेटेड ये कहा, ब्रेस्ट फीडिंग इज अमंग द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड प्रमोट हेल्दी ग्रोथ एंड ऑप्टिमल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। फाइन। इन्फेंट्स शुड बी ब्रेस्ट फीडेड विद इन 1 hour ऑफ द बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
breastfed exclusively for the first 6 months of their lives, and in combination with solid, semi-solid and soft food until they are about 2 years old. ओके, तो जो थीम थी ये कई सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये द थीम फॉर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2021 इज प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है कई सारे एग्जाम्स के लिए। फाइन। सो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्या था ग्लोबल सिनेरियो, मैंने जैसे आपको बताया कि रिनेसां के पीरियड में हो गई थी, ठीक है। फीडिंग बॉटल्स एंड फॉर्मूला मिल्क वर एग्रेसिवली एडवर्टाइज्ड, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो जोर था वो ज्यादा था। लेकिन लेट 19th सेंचुरी पे ये देखा कि इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो है वो बढ़ोतरी आई है, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बच्चों में, ठीक है, जब उनका एडल्टहुड आने लगा तो उनमें ये वाली चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो this promoted experts and leaders everywhere to push for breastfeeding across the world। तो क्या इंपॉर्टेंस है? तो एक्चुअली ड्यूरिंग द फर्स्ट डेज आफ्टर बर्थ जो ब्रेस्ट फीडिंग से जो एक थिक येलोइश फ्लूइड निकलता है जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, इट इज वेरी हाई इन प्रोटीन एंड इट कंटेन्स वेरी बेनिफिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। और इसका कोई भी रिप्लेसमेंट है नहीं, इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ अ चाइल्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया के रिलेटेड अगर हम देखें, the National Family Health Survey 5 data shows that there has been a decline in early breastfeeding in as many as 12 of the 22 surveyed states and union territories, ठीक है। तो जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे जो है डिक्लाइन हो रहा है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो हमें थ्रू बिहेवियरल साइंस, थ्रू सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स हमें इस चीज को दोबारा से प्रमोट करना है। तो एडवांटेजेस मैंने आपको जैसे बताया, इम्यूनिटी, ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शंस, एलर्जीज एंड इंप्रूव ब्रेन मैच्योरेशन, बेनिफिशियल फॉर द मदर, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द मदर, इट प्रमोट्स फास्टर वेट लॉस आफ्टर बर्थ, ठीक है, reduce postpartum bleeding and protects her against breast cancer, ovarian cancer and osteoporosis। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। डेटा फ्रॉम द Lancet shows that more investment in breastfeeding could add $30 billion to the global economy and prevent about 8,20,000 child death every year। ओके, तो इनिशिएटिव्स क्या है वर्ल्ड के टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग? एक वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, एक अलायंस है जो कि 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। 1992 में यूनिसेफ ने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एवरी ईयर। इंडिया इनैक्टेड द infant milk substitutes, feeding bottles and infants food act in 1992 with stringent regulations। so these are the importance associated with the breastfeeding। okay, so what are the steps to improve breastfeeding in India? the government must pay education की यहाँ पे वेलफेयर रिफॉर्म्स की ज्यादा जरूरत है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आना पड़ेगा और मीडिया को भी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे to improve breastfeeding, right? The government can establish breast milk banks in various parts of the country। okay, the government can provide lactating mother with subsidized breast milk pump equipment, and setting up exclusive facilities to breastfeed will improve to the beneficial for breastfeeding। fine, so both the mother and newborn are vulnerable for the first 12 weeks, so these are the importance of the breastfeeding for the first 12 weeks, therefore assistance from the partner is indispensable during this time। however, Indian law only allows for 15 days of paternity leave, it is imperative to extend this to 12 to 16 weeks। तो यहाँ पे जो पार्टनर जो कि फादर का रोल है वो भी आया है, क्योंकि पैटर्निटी लीव अगर 15 डेज की है तो अगर उसको बढ़ा के 12 टू 16 वीक्स की कर दी जाएगी तो उससे क्या होगा, पार्टनर प्रेशर होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो एक अवेयरनेस है या जो एक ब्रेस्ट फीडिंग में जो एक बढ़ोतरी है वो ज्यादा दिखने को मिलेगी। फाइन, क्यों चाहिए हमें, इसका कंक्लूजन हम क्या देखें? देखो, इंडिया इज अ लो मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है, और हमारे यहाँ पे बहुत ही कम एलोकेशन हेल्थ को दी जाती है, ठीक है ना, एज पर द जीडीपी शेयर। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारी कंट्री की ग्रोथ को कहीं ना कहीं जो है वो हैम्पर करती है। तो अगर हमारे यहाँ के बच्चे तंदुरुस्त होंगे, ठीक है,
इम्यून होंगे, तंदुरुस्त होंगे, तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और अल्टीमेटली हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, राइट? तो विद द चेंज इन सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ब्रेस्ट फीडिंग इज नो लॉन्गर मदर सेंट्रिक, राइट? Breastfeeding has decreased during the COVID-19 pandemic. Therefore, it is important that the promotion of breastfeeding should be a continuous process, not an even restricted to a week. फाइन। तो इसको प्लीज इसको अच्छे से एक बार दोबारा रीड करना, ये काफी अच्छा आर्टिकल है व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। द ड्रॉ ऑफ स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, तो ये आर्टिकल है रिलेटेड, तो ये जेफ बेजोस हैं, ये बिल गेट्स हैं। अब जेफ बेजोस जो है ये कहते हैं कि जितनी भी हैवी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है हमारे वर्ल्ड की, उसको हमें स्पेस में शिफ्ट कर देना चाहिए, राइट? और बिल गेट्स कहते हैं कि हमें एक न्यूक्लियर पावर के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक ऐसा फ्लीट बनाना चाहिए, ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहिए जिससे हम लोग पावर हंग्री नेशंस को फीड कर सके, फाइन। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो एक क्लीन एनर्जी है, तो उससे क्या होगा, हमारी एनवायरनमेंट का जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी टैकल करने में हेल्प मिलेगी। ओके, तो इसका थीम अगर हम देखें तो ये है कि द वेरियस प्रोजेक्ट्स are aimed to address the issues of climate change and high reliance on fossil fuels। तो बिल गेट्स थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी वो जो है वो फॉसिल फ्यूल्स पे जो हमारा रिलायंस है, जो हमारी डिपेंडेंसी है, उसको कम करना चाहते हैं। ओके, लेकिन इस आर्टिकल में ये लिखा कि these projects are subjected to various criticisms, फाइन। अब बैकग्राउंड अगर इसका हम देखें तो जेफ बेजोस ने एक प्राइवेट कैप्सूल लॉन्च किया था स्पेस में, ओके, और बिल गेट्स जो है वो अपना एक फास्ट ब्रीड न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक फ्लीट बनाना चाहते हैं जिससे वो एक्सपोर्ट करेंगे एनर्जी पावर हंग्री नेशंस को, फाइन। दोनों ये सोचते हैं कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत जरूरी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके और क्लाइमेट चेंज जैसी चीज को टैकल करने के लिए। तो विजन क्या है इन दोनों के? जेफ बेजोस इंसिस्टेड दैट ही हैड एनवायरमेंटल विजन। जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक हैं उन्होंने कहा कि उनका एनवायरमेंटल विजन है, ठीक है, वो जितनी भी हैवी इंडस्ट्री है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, उसको स्पेस में शिफ्ट करना चाहते हैं और अर्थ को एक ब्यूटीफुली जेम की तरह दोबारा से देखना चाहते हैं। ओके, बिल गेट्स ने ये कहा कि न्यूक्लियर पावर इज अ क्लीन एनर्जी, ठीक है, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। Even though the safety of the nuclear reactor and the risk of proliferation of nuclear weapons are a growing concern, no doubt nuclear reactors की safety और उसका proliferation मतलब उसकी जो जिस तरीके से वो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं वो एक कंसर्न है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से टैकल करें तो जो न्यूक्लियर पावर है इट्स अ वेरी गुड एंड क्लीन एनर्जी। ओके, तो अगर हम गेट्स का प्लान देखें तो वो टेरा पावर एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी लॉन्च करने वाले की है इन्होंने, राइट? टेरा पावर द न्यूक्लियर कंपनी फाउंडेड बाय मिस्टर गेट्स, जिन्होंने ये कहा कि वो एक नेट्रियम फास्ट रिएक्टर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाएंगे। ओके, तो इसमें वॉरेन बफेट है, वो भी इन्वेस्टर है, राइट? तो the project is carried out on the belief that small factory built modular reactors will be cheaper and safer। Okay, तो what are the rationale behind these initiatives? क्या rational है, क्या सोच है इस initiatives के पीछे? तो space exploration will devise ways for shifting all heavy industries, जैसे मैंने आपको बताया, and polluting industries into space. This would help in keeping Earth neat and clean. Second, the development of nuclear reactors will enhance clean energy production, thereby decreasing reliance on fossil fuels। Okay, तो ये है। साथ में अगर अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में अगर कैप्चर कर लेता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री को, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएगा चाइना और रशिया के साथ, फाइन। Another benefit envisaged is that the fast breeder reactors will provide a solid nuclear industrial base for meeting US military nuclear requirements। तो काफी ज्यादा बेनिफिट्स इन्होंने बताए जो कि टेरा पावर से जो है वर्ल्ड को मिलने वाले हैं। तो अगर हम लोग देखें कि ये अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर को देखें ना, तो इसके बारे में आप ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पेशली जो क्लास 2 या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स आते हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ इससे सवाल आ जाता है। तो ये डायग्राम प्लीज आप अच्छे से देखिएगा। तो व्हाट आर द कंसर्न्स एसोसिएटेड विद दीज प्रोजेक्ट्स? कौन से कंसर्न्स हैं? पहला कंसर्न जो है कि पेंडेमिक के टाइम पे
जहां पे वर्ल्ड जो है वो बेसिक राइट्स के लिए परेशान हो रहा है, वहां पे आप स्पेस टूरिज्म को कैटर कर रहे हो। फाइन। तो एक ये है। दूसरा सेफ्टी। 2011 में जब फुकुशिमा डेची इंसिडेंट हुआ था जापान में, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर से लीक हो गया था न्यूक्लियर रिएक्टर, आज भी उसका इफेक्ट जो है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो देखने को मिलता है। ओके। अब क्या है कि जब कमर्शियल न्यूक्लियर सप्लाई होगी, तो उससे क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा न्यूक्लियर वेपन्स का। न्यूक्लियर वेपन्स जो कि बहुत हानिकारक है, उसकी जो है वो डबलिंग होगी, उसकी सेल बढ़ेगी, उस जो चांसेस है सप्लाई के, वो बढ़ेंगे। तो अगर कमर्शियल न्यूक्लियर सप्लाई होती है, तो उसके साथ जो रिस्क है न्यूक्लियर वेपन्स के, वो भी एसोसिएटेड है। ओके। The fast breeder reactor have a risk of turning off inert uranium into plutonium and then using the plutonium as a fuel. तो यूरेनियम से प्लूटोनियम में कन्वर्ट होने के भी चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो न्यूक्लियर जो प्लूटोनियम है, एक ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है। तो अगर यूरेनियम यूज हो रहा है, तो उसका प्लूटोनियम में अगर कन्वर्ट करते हैं उसको, तो वो एक प्लूटोनियम जो है वो एक पोटेंशियल बॉम्ब है। ओके। तो ये एक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। तो हमारे वर्ल्ड में क्या है, एक एफिशिएंट फेवरेबल फ्रेमवर्क चाहिए, जो कि न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर एनर्जी को गवर्न कर सके। ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने से पहले एक प्रॉपर न्यूक्लियर पॉलिसी चाहिए। तो ये लिखा है इसमें, फर्दर मोर इन सम मेजर मार्केट्स न्यूक्लियर पावर लैक्स अ फेवरेबल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क दैट रिकॉग्नाइजेस इट्स कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो विदाउट सच फ्रेमवर्क, बिना इन फ्रेमवर्क्स के, न्यूक्लियर पावर मे स्ट्रगल टू डिलीवर ऑन इट्स फुल पोटेंशियल even as the world remains as dependent on fossil fuels as it was 3 decades ago. ओके। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की जरूरत है। बिना फ्रेमवर्क के पूरा जो पोटेंशियल है न्यूक्लियर एनर्जी का, वो हम लोग नहीं गेन कर पाएंगे। और अल्टीमेटली क्रिटिसिज्म ये है कि वो कहीं पे पोटेंशियल बॉम्ब बन के हमारे सामने ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो फॉसिल फ्यूल की, वो बरकरार रहेगी, और जो न्यूक्लियर पावर से जो डर है वो भी बढ़ जाएगा। फाइन। तो कंक्लूजन देखें तो, नो वन कैन प्रिडिक्ट वेदर द स्पेस एडवेंचर ऑफ मिस्टर बेजोस or the nuclear venture of Mr. Gates will benefit the US and the worldwide, but billionaires have the sixth sense to know how to multiply their own billions. तो ये एक sarcastic conclusion है। ऐसे conclusion समझने के लिए ठीक है, but please avoid करना है ऐसे conclusions को आंसर राइटिंग में। फाइन। इज आरबीआई प्लानिंग ए डिजिटल करेंसी फॉर इंडिया? तो यहाँ पे डिजिटल करेंसी क्यों आरबीआई जो है वो प्लान कर रही है अपनी डिजिटल करेंसी इंडिया में, सो दैट कि वो प्राइवेट डिजिटल करेंसी जितनी भी हैं उसको टैकल कर सके, और जो ग्रोइंग डिमांड है डिजिटल करेंसी की, उसको पूरा कर सके इंडिया में। फाइन। तो इसके साथ रिस्क कौन से एसोसिएटेड है, कौन से नई मॉनेटरी सिस्टम्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे, नई मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करने पड़ेगी, हमारी गवर्नमेंट को इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर को इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम इस आर्टिकल में देखेंगे। फाइन। तो बहुत सारी इकोनॉमीज है वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग द यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जो कि अपनी ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब जो भी वर्ल्ड कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है, तो हम उसको कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी रिसेंटली बहामास ने लॉन्च की थी दुनिया की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके। जिसका नाम था सैंड डॉलर। तो अगर आपको एग्जाम्स में आता है कि सैंड डॉलर इज एसोसिएटेड विद, या कि बहामास के सेंट्रल बैंक ने कौन सी डिजिटल करेंसी लॉन्च की, तो सैंड डॉलर इज द डिजिटल करेंसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ बहामास। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस आर्टिकल में देखेंगे कि क्यों आरबीआई को इसकी जरूरत है, और कौन से इसके साथ रिस्क जो है वो एसोसिएटेड है। तो हमें जो जरूरत है वो ये है कि व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर हम लोग पढ़ें तो ये है क्या, तो ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि सुपरवाइज करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है। इट एग्जिस्ट इन अ डिजिटल फॉर्म। ओके। इकोनॉमिकली द डिजिटल रूपी सिमिलर टू द रूपी कॉइन एंड नोट, जैसे हमारे कॉइन्स और नोट्स हैं वैसे ही है ये। इट इज सिंपली ए फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी। ठीक है। आप सब कमेंट में बताएंगे कि फिएट करेंसी होती क्या है। फिएट करेंसी हम हार्ड करेंसी को बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अभी स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं। ओके। सो इट इज फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी दैट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक and does not possess any intrinsic value, right? So it is a similar to private digital currencies जैसे Bitcoin, Ethereum,
या जितने भी कॉइन्स हैं, राइट, उसकी तरह ये एक डिजिटल करेंसी है. So it is similar to private digital currency in the sense that people accept these currencies merely because they believe that others will also accept them. Okay, so क्यों कर रही है सेंट्रल बैंक इशू ऑफ डिजिटल करेंसी? अभी कौन सी जरूरत इतनी आ गई लॉकडाउन के टाइम पे या पैंडेमिक के टाइम पे? ओके, सो देयर इज इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डिजिटल करेंसी. जैसे अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ओके, वो डिजिटल करेंसीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, वो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. इसका ये मतलब है कि इसकी काफी ज्यादा डिमांड है. ओके, तो ये जो डिजिटल करेंसी है, इट्स वेरी वेल प्रॉमिस्ड एज सोवरिन बैक्ड अल्टरनेटिव्स. तो सोवरिन बैक्ड अल्टरनेटिव मतलब जैसे हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जीसेक बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, तो इट इज प्रॉमिस्ड एज अ सोवरिन बैक्ड अल्टरनेटिव टू प्राइवेट करेंसीज व्हिच आर अनरेगुलेटेड. तो प्राइवेट करेंसीज जो है वो अब तक अनरेगुलेटेड है. तो अगर हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी तो ये एक आरबीआई बैक्ड डिजिटल करेंसी होगी. ओके, द कॉस्ट ऑफ इशूइंग इलेक्ट्रॉनिक CBDC is far lower than the cost of printing. जो हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो हमारे नोट्स और हार्ड कैश जो प्रिंट हो रहा है, उससे कम कॉस्ट होगी इसकी. ठीक है, एंड इट इज इजीली ट्रैक्ड बाय द अथॉरिटीज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो रिस्क क्या है while adopting सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? सबसे बड़ा रिस्क जो है कि बैंक्स को खतरा है, उनके जो लोन्स हैं, जो लोन अमाउंट्स जो क्रिएट करते हैं बैंक्स, वो कम हो जाएंगे. ओके, तो बैंक्स में बिगन विड्रॉइंग, पीपल में बिगन विड्रॉइंग मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट्स एज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज बिकम मोर पॉपुलर. जैसे जैसे ये CBDCs पॉपुलर होती जाएंगी, लोग क्या करेंगे, अपने पैसे जो है वो बैंक से निकाल के इस डिजिटल करेंसीज में लगाना, इन्वेस्ट कर देंगे, करना शुरू कर देंगे. ओके, तो डिजिटल करेंसी को कौन गवर्न करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, तो द विड्रॉल ऑफ बैंक डिपॉजिट्स कैन आल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लोन्स क्रिएटेड बाय बैंक्स. फाइन, तो ये काफी बड़ा इशू है. और जो मेजर इशू है कि व्हेन बैंक कस्टमर्स कन्वर्ट देयर डिपॉजिट्स इनटू CBDC, जब जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो अपने डिपॉजिट्स को कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल करेंसी में, तो आरबीआई पे लायबिलिटी पड़ जाएगी कि अपनी बैलेंस शीट को सही से मेंटेन करके रखे. अभी क्या है कि पर्टिकुलर बैंक्स अपनी जो बैलेंस शीट से वो मेंटेन करते थे, लेकिन डिजिटल करेंसीज को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी. तो इसकी एनालिसिस अगर हम देखें तो कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कैसे बैलेंस करना पड़ेगा इस चीज को. तो सेंट्रल बैंक्स कैन कैप द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल करेंसी. तो एक लिमिट लगा सकते हैं कि एक बंदा कितने ज्यादा डिजिटल करेंसी को है वो होल्ड कर सकता है. एंड ऑल्सो इम्पोज नेगेटिव पेनल्टीज टू प्रिवेंट द मास विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स. अगर कोई बहुत ज्यादा विड्रॉल बैंक से करता है और उसको कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, तो उस पे नेगेटिव पेनल्टी भी डालो. ओके, central banks can also have to inject money into the banks so that their ability to create loans is not compromised. तो लिक्विडिटी की बात की गई कि सेंट्रल बैंक को कैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कैसे और ज्यादा लिक्विडिटी और ज्यादा पैसे कैसे बैंक्स में इंजेक्ट करने पड़ेंगे सो दैट उनकी लोन देने की कैपेबिलिटी जो है वो कम ना हो. राइट, सो बोथ digital currency and electronic loans created would simply be fine. This could eliminate the risk of banks run, as banks will then no longer have to satisfy the cash demands of customers, but it can also lead to rampant money creation by the banks. तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फाइन, आप www.onepsc.com पे जाके, याद रखिए वेबसाइट का नाम, इस पे आपको हमारे पैकेजेस, जो टेस्ट पैकेजेस हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी मिलेंगे. और साथ ही साथ में आप यहाँ से हर कोई हमारा जो एडिटोरियल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. बाय बाय, टेक केयर.